इमेजिन करो एक छोटी सी गली जहाँ से सुबह सुबह बच्चे अपने छोटे छोटे सपने लेके अपने अपने घरों से निकलते हैं। कोई बच्चा स्कूल के लिए जा रहा है तो कोई कुछ पैसे कमाने के लिए अपना डेली का जो भी काम है वो करने जा रहा है, जैसे शू पॉलिश या फिर कुछ सामान बाजार में बेचने के लिए। और फिर एक दिन वो अचानक गायब हो जाते हैं। किसी को कुछ नहीं पता कि वो कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ, बस एक गहरा सन्नाटा। ये थी 1990 के कोलंबिया की एक खौफनाक हकीकत। ये कहानी है एक ऐसे रिंद की जो सड़कों पे बच्चों का शिकार करता और किसी को इस बात की कोई खबर तक नहीं थी। उसका नाम था लुइस अल्फ्रेडो गैराविटो कुबियोस। उसका नाम दिया गया ला बिस्ता, मतलब द बीस्ट, जो इसी नाम से आगे फेमस हुआ। एक आदमी जिसने 200 से भी ज़्यादा बच्चों को टॉर्चर किया या उन्हें मार डाला। कैसे वो इतने सालों तक छुपा रहा, कि ये तो पुलिस की नज़रों से और लोगों की नज़रों से बचा रहा और इसी तरीके से छोटे छोटे बच्चों का शिकार करता रहा। आइए जानते हैं आज की इस कहानी में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सनी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉरिफाइंग माइंड्स। यहाँ हम दुनिया के सबसे खौफनाक और हॉरिफाइंग क्राइम स्टोरीज को एक्सप्लोर करते हैं। अगर आप भी सस्पेंस, मिस्ट्री और रियल लाइफ स्टोरीज पसंद करते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हर स्टोरी आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। इस स्टोरी का पर्पस बिल्कुल सिंपल है। इस की जिसका नाम गैराविटो था उसकी कहानी सुनना, ताकि हम समझ सकें कि ऐसे रिंदे इस समाज में जन्म कैसे लेते हैं और कैसे वो सालों तक बच निकलते हैं, ऐसे भयानक क्राइम करके भी, और कैसे सोसाइटी की अनदेखी नज़र ऐसे क्राइम्स को हवा देती है। ये कहानी सिर्फ एक सीरियल किलर की नहीं बल्कि उन 200 से अधिक बच्चों की है जिनको इतनी छोटी सी उम्र में इस ने इतना खौफनाक दर्द दिया। ये है ला बिस्ता यानी कि द बीस्ट की कहानी, और आज हम इसके हर चैप्टर को खोलेंगे। ईयर 1990 का कोलंबिया एक ऐसा देश था जो एक तरफ तो ड्रग की लड़ाई लड़ रहा था और दूसरी तरफ इसकी करप्शन और पॉवर्टी से लड़ाई चल रही थी। छोटे छोटे टाउन और गाँव में रोज एक ही मंजर होता। बच्चे अपने घरों से निकलते कुछ पैसे कमाने के लिए, कोई जूस बेचता, कोई न्यूज़पेपर, तो कोई जूते पॉलिश करता। ये बच्चे अक्सर पुअर फैमिली से होते थे या फिर जो कुछ बच्चे होमलेस या ऑर्फन्स में रहते थे। ये लोग डिसैचेबल्स कहते थे। डिसैचेबल्स बोले तो डिस्पोजेबल्स। कोई इनकी परवाह नहीं करता था। जब ये गायब होते थे तो अक्सर कोई पुलिस कंप्लेन भी नहीं होती थी। शायद यही हमारे समाज का एक काला सच है। और लोगों की इसी इग्नोरेंस के बीच पल रहा था एक लुइस अल्फ्रेडो गैराविटो, एक नाम जिसके बारे में उस वक्त तो किसी को ज़्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन इस आदमी का बचपन भी उतना ही डार्क था जितना फ्यूचर होने वाला था। गैराविटो ईयर 1957 में कोलंबिया के जेनोवा में पैदा हुआ। ये एक छोटा सा टाउन था जहाँ ज़्यादातर लोग फार्मर्स या लेबरर्स थे। ज़्यादातर रोजगार यहाँ कॉफ़ी के खेतों का था और यहाँ की पूरी इकॉनमी उसी पे चलती थी। लेकिन यह जगह बड़ी गरीब थी। यहाँ ना तो प्रॉपर स्कूल से, ना रिसोर्सेज, और ज़्यादातर फैमिलीज के पास बस 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल था। जेनोवा के लोग सिंपल घरों में रहते थे जो कॉफ़ी के खेतों के बीचों बीच बने होते थे। सिंपल शब्दों में कहें तो यहाँ के लोग काफ़ी टफ लाइफ जी रहे थे। गैराविटो ने खुद 5th ग्रेड में स्कूल छोड़ दिया था क्योंकि उसको भी फैमिली के लिए काम करना पड़ता था। फैमिली के लिए कुछ और एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम हो जाती थी एक तरह से। उस टाइम कोलंबिया में एक वायलेंट पीरियड चल रहा था जैसे ला वालेंसिया कहा गया, मतलब द वायलेंस। और ये पीरियड था 1948 टू 1958 के बीच का। ये लिबरल और कंजर्वेटिव पार्टीज़ के बीच एक सिविल वॉर जैसा था। और उस वक्त रूरल एरियाज जैसे जेनोवा में काफ़ी डर का माहौल था। वहाँ से लोग अपने घरों को छोड़ के भाग रहे थे। उस समय गैराविटो की फैमिली भी सेफ्टी के लिए सिलियन वाला दे कुका चले गए, जो कि एक कोलंबियन म्यूनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट था। ये वायलेंस और इंस्टेबिलिटी ने जेनोवा जैसे छोटे टाउन्स को और भी मुश्किल बना दिया था। पुलिस या सोशल सर्विस का यहाँ कोई बड़ा सिस्टम भी नहीं था। मतलब कोई भी वायलेंस हो रहा है, कुछ भी क्राइम हो रहा है तो पुलिस का इस तरफ ज़्यादा ध्यान जाता नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी ज़्यादातर जितना भी एरिया था उसमें सिविल वॉर चल रही थी। तो पुलिस जो भी थी वो उन सब चीज़ों में उलझी रहती थी। गैराविटो की 6 बहनें थी जो इनमें सबसे बड़ा था। और गैराविटो का बाप एक वायलेंट और आदमी था जो कि अपनी बीवी और बच्चों को रेगुलर अब्यूज़ करता था। उसका उनकी मार पिटाई करना लगभग डेली का काम था। और उसके साथ गैराविटो
स्कूल में भी काफ़ी बुलिड होता था। वो एक चश्मा पहनता था, उसको बचपन से ही कुछ नज़र की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उसको स्कूल में लोग गहरा बातों बुलाते थे, जिसका हिंदी में मतलब है टेढ़ा मेढ़ा। और इन्हीं सभी वजह से वो सबसे दूर रहता था, थोड़ा अकेला रहना ही पसंद करता था। 12 साल की उम्र में गैराविटो का पहली बार सिफिलिस हुआ, जो कि उसी के किसी नेबर ने किया था, और इस ट्रॉमा ने उसको उसके अंदर तक चेंज कर दिया। जैसा कहा जाता है, इतनी छोटी उम्र में किसी के साथ भी ऐसा कुछ या कुछ भी फैमिली अब्यूज हो तो कुछ ना कुछ तो ट्रॉमा उस बच्चे को वो चीज़ दे ही जाती है। और उसी के थोड़े सालों बाद उसने अपने छोटे सिबलिंग्स के साथ भी इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर शुरू कर दिया। साथ ही उसकी कुछ और ऐसी हरकतें जो इशारा कर रही थी कि इसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो बहुत पनप रहा है। जैसे कि वो बर्ड्स को मारकर डिसेक्ट करता था, जैसे कि वो उन मासूमों पर अपना सारा जितना भी इकट्ठा गुस्सा है अंदर भरा हुआ है वो निकाल रहा हो। और ईयर 1917 तक वो अल्कोहल का एडिक्ट बन चुका था। जब भी वो सोबर होता नॉर्मल लगता था, जब भी वो ड्रिंक कर लेता था तो वो एक वायलेंट मॉन्स्टर बन जाता था। इस तरह की हरकतें करना, अपने छोटी बहनों को टॉर्चर करना। गैराविटो का हंटिंग ग्राउंड सिंपल था, जो कि एक बाजार, बस स्टॉप या प्ले ग्राउंड्स जैसे एरिया, जहाँ से वो अपने शिकार या फिर जो भी बच्चे थे उनको चुनता था। ऐसे बच्चे जो वनरेबल होते थे, ज़्यादातर अकेले या बहुत आसानी से उसके बहकावे में आ जाएं। उसके टारगेट्स हमेशा 8 से 16 साल तक के बच्चे, मेनली लड़के रहे, जो ज़्यादा पुअर, ऑर्फन या रनअवे थे। अगर देखा जाए तो ये केस भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही लगता है, जो कि मैंने अपनी एक और वीडियो में कवर किया है पाकिस्तान के जावेद इकबाल केस से। बस इस केस में गैराविटो टॉर्चर और नेक्स्ट लेवल था, जिसमें उसने टॉर्चर की सब हदें पार कर दी। एक और चीज़ जो इस केस में अलग थी कि गैराविटो अपने टारगेट्स में उनकी आंखों का कलर देखकर चूज करता था। तो उसकी प्रेफरेंस थी कौन सा बच्चा वो चूज करने वाला है अपने नेक्स्ट टारगेट के लिए। अगर किसी भी बच्चे की आइज ब्लू या ग्रीन होती तो गैराविटो का इंटरेस्ट उसमें थोड़ा बढ़ जाता था। लेकिन ऐसा क्यों? शायद ये उसकी एक थिक प्रेफरेंस थी, पर उसका मेथड एक ही था। पहले इन बच्चों का ट्रस्ट जीतना, भी वो प्रीस्ट बन के या कभी कोई टीचर बन जाएगा या कोई भिखारी। और वो अपने साथ हमेशा एक बैग रखता था जिसमें वो छोटी मोटी कोई भी चीज़ जिससे बच्चों को बहलाया जाए, फुसलाया जाए या फिर अपनी तरफ थोड़ा टेंशन गेन किया जाए। जैसे कि वो छोटी कुछ कैंडीज अपने साथ हमेशा रखता था, या कोई टॉय या फिर छोटा सा गिफ्ट जो बच्चों को दिखाकर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था। बच्चे बहुत आसानी से ज़्यादातर इन चीज़ों के लिए अट्रैक्ट हो ही जाते हैं। और वो अपने साथ रखता था एक ब्रांडी की बोतल, जिसे वो अपने नर्व्स को स्टडी करने के लिए पिया करता था। जब कोई भी बच्चा मान जाता था उसके साथ, मतलब उसकी कैंडीज या उससे कुछ ले लेता था, वो उसको अपने साथ किसी न किसी घने जंगल में, या फिर यहाँ पे गन्ने के खेत बहुत बड़े बड़े होते थे तो उसमें ले जाएगा, या फिर किसी एबंडन बिल्डिंग में जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चला हुआ है या फिर किराया नहीं रहा। और जब एक बार बच्चा उसके पूरे कंट्रोल में आ जाता था तो उसके लिए वापस लौटना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही था। गैराविटो का टॉर्चर करने का एक पैटर्न था, और वो पैटर्न सिर्फ मारने का नहीं था, बल्कि पहले वो विक्टिम्स को मेंटली और फिजिकली पूरी तरह से तोड़ देता था। वो पहले नायलन की रस्सी के साथ बहुत टाइट से बांध देता था। वो हमेशा अपने बैग में ये नायलन की रस्सी भी लेके घूमता था। उस रस्सी की वजह से उन बच्चों का खून तक रुक जाता था, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है हमारे उस एरिया में। कई पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में डॉक्टर्स ने भी नोट किया, जब भी उनकी बॉडीज बाद में डिस्कवर हुई हैं, तो उसी में ये सामने आया है कि जो भी रोप्स इन बच्चों को बांधी हुई थी वो स्किन के अंदर तक चली गई थी, जैसे कि कपड़ा फ्लैश को काट कर अंदर तक घुस गया हो। तो पहले गैराविटो बच्चों को धमकाता था, अपने साथ एक स्क्रू ड्राइवर रखता था। वो स्क्रू ड्राइवर को उन बच्चों के मुंह के या फेस के बिल्कुल पास ले जाता था। बच्चे संभवतः उस चीज़ से डर ही जाएंगे। वो इन बच्चों में एक डर पैदा करता था पहले, और फिर शुरू होता था उसका असली हॉरर। गैराविटो जो भी स्क्रू ड्राइवर्स था, पहले वो उसको डराने के बाद उनके साथ करता था। फिर वो चीज़ उसकी हो जाने के बाद वो उसी स्क्रू ड्राइवर से उन विक्टिम्स के आईज, चेस्ट या बैक पे डीप वुंड्स करता था। तो जो इतना ही भयानक होता है कि सोचने में ही कि छोटा सा बच्चा 8 से 10 साल का और उसके चेस्ट पे या बैक पे परोसा देना अंदर, और हर जब उसका स्लो और डेलिब्रेट होता था ताकि उसका पेन ज़्यादा लंबा चले। और जब उसके दिल को इससे भी सुकून नहीं मिलता था तो वो किसी चीज़ से उसके दांत पीटता था, या तो
पंच मारकर या फिर किसी प्लायर से, कि बच्चा चिल्लाए ना और उसकी पहचान भी मुश्किल हो जाए। Can't even imagine things he actually did with all these innocents। आप शॉक में चले जाओगे जब आपको पता चलेगा कि आगे उसने इन बच्चों के साथ क्या क्या किया। तो जब उसका इतना कुछ करके भी दिल नहीं भरता था, वो उनके चिल्स म्यूटिट कर देता था। मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा कोई केस पहले नहीं पढ़ा या उसके बारे में नहीं सुना जहाँ पे किसी इंसान ने इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ इतना गंदे तरीके से टॉर्चर किया हो, इतने गंदे तरीके से उन्हें मारा हो। एक केस में तो डॉक्टर्स ने ये भी नोटिस किया कि विक्टिम्स के पूरी तरह से कट ऑफ किए गए थे या फिर उनपे सीवियर कट्स दिए गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में यह भी देखा गया कि विक्टिम्स के में डीप लेग्स से साइंस ऑफ ब्रूटल पेनिट्रेशन विद ऑब्जेक्ट्स। ये सिर्फ एक सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन का एक्ट नहीं था, ये डोमिनेशन और कम्प्लीटली डिह्यूमनाइज एक्ट था, इंसानियत के परे। और जब विक्टिम अपनी एक्सट्रीम पेन और शॉक में होता था तब वो उनका गला, कभी एक क्लीन स्लैश एक बार में और कभी मल्टीपल स्टैब्स, और कुछ विक्टिम्स के तो टोज भी मिसिंग होते थे। पुलिस ने बाद में समझा कि ये उसके ट्रॉफीज थी जो वो अपने साथ रखता था। गैराविटो कहा जब वो विक्टिम्स को पेन देखता उसे अपना चाइल्डहुड का दर्द याद आता, लेकिन सच यह था कि उस पेन में वो अपना सिक प्लेजर आता था, उसको मजा आता था ये सब करने में। और ऐसा भी नहीं था कि उसकी जाल से कोई कभी बचा नहीं। कुछ बच्चे भागने में सफल भी हुए, जिसमें से एक था विलियम यूजिलो। 9 साल की उस बच्चे की उम्र थी। फिर भी गैराविटो ने चाटे से धमकाया, अबैंडन बिल्डिंग में लेके गया और 12 घंटे का टॉर्चर करने के बाद ब्रांडी पी के सो गया। मतलब ब्रांडी का असर ज़्यादा हो गया या फिर सो गया, जो भी है, वो बच्चा भागने में सफल हो गया। और एक और केस जिसमें एक और बच्चा भाग के निकला था जिसका नाम था कार्लोस अल्बेरेटो। और फिर आता है नवंबर 1998 का एक दिन। पेरियरा एक शहर है जिसमें एक फुटबॉल ग्राउंड है जिसमें बच्चे खेल रहे थे और उन्हें वहाँ पे एक स्कल मिलता है, इंसानी खोपड़ी। पुलिस ने उस जगह पे खोदना शुरू किया और जो मिला वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। वहाँ पुलिस को टोटल 6 बॉडीज एक साथ मिली, उसी जमीन में दफनाई हुई, जिसमें से ज्यादातर लड़कों की बॉडीज थी। हर बॉडी पर सेम टॉर्चर मार्क्स और फिर मास ग्रेव्स, सैंडला, यहाँ पे पुलिस को 41 बॉडीज मिली। फिर बेला डे कुका में 27 बॉडीज मिली। और ये सब बॉडीज मिलने पर इनिशियली पुलिस को लगा कि ये किसी कल्ट का काम है। एक चीज हर जगह कॉमन थी, जो थी नाइलन रोप्स, जिससे वो बच्चों के पैर बांधता था, और चीप ब्रांडी की बॉटल्स के कैप्स। इतना कुछ मिलने के बाद भी पुलिस गैराविटो को पकड़ नहीं पाई और ना ही उन्हें कोई सबूत मिला जिससे वो कातिल तक पहुंच पाती। और फिर फरवरी 1999 में एक और क्राइम सीन मिला अल्मीरा के शुगर केन फील्ड्स में। और इस बार गैराविटो एक गलती हो गई। उससे वहाँ पर अपने बर्न्ड ग्लासेस, जो मैंने शुरू में कहा था कि वो आंख में थोड़ी प्रॉब्लम थी, उस वजह से एक अजीब तरह का चश्मा पहनता था, और उसके शू और एक स्टोर की रिसिप्ट छूट गई थी वहाँ पे। ग्लासेस जो थे उसके वो एक रेयर प्रिस्क्रिप्शन के थे। एस्टिमेटिज्म ये प्रॉब्लम है आंख की, जिसमें इंसान को धुंधला धुंधला दिखाई देता है, जिसके लिए वो ग्लासेस प्रिस्क्राइब थे। जब पुलिस ने ऑप्टिशियन रिकॉर्ड्स की छानबीन की, उस रिकॉर्ड्स ने उन्हें एक नाम तक पहुंचाया, जो नाम था लुइस अल्फ्रेडो गैराविटो। अक्टूबर 1999 में गैराविटो को इनिशियली एक 12 साल के लड़के के अटेम्प्टेड रेप के लिए पकड़ा गया, और जब इंटेरोगेशन शुरू हुई तो उसके करीबन 12 घंटे बाद पुलिस के सामने एक ऐसा कन्फेशन था जो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। इसका कभी उस तरफ ध्यान ही नहीं गया कि जो रिसेंटली उनको इतनी बॉडीज मिली हैं उससे इस आदमी का कुछ लेना देना हो सकता है। और जब गैराविटो ने 140 मर्डर्स का उनके सामने खुद एडमिट किया तो उनके भी होश उड़ गए। और जब उसने अपने हाथ से मैप ड्रॉज किए जहां बॉडीज़ थी, पुलिस ने रियलाइज़ किया कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। 2003 तक आते आते गैराविटो ने लगभग 28 और मर्डर्स का कन्फेशन किया। फाइनल ऑफिशियल काउंट 193 कंफर्म था और 221 पॉसिबल नंबर्स थे। कुछ सोर्सेस के मुताबिक नंबर 300 के ऊपर भी हो सकता था। गैराविटो अपने आप को एक बहुत ही शातिर शिकारी समझता था, जो हमेशा अपने शिकार से एक कदम आगे ही रहता था। सालों तक वो 54 टाउन्स में घूमता रहा, नए चेहरे, नए डिस्गाइज के साथ। हर जगह सिर्फ एक ट्रेस छोड़ता, कोई रस्सी या फिर चीप ब्रांडी के कैप्स। जब पुलिस ने गैराविटो की गर्लफ्रेंड के घर रेड की तो उन्हें वहां से एक सूटकेस भी मिला, इसमें बहुत सारे लड़कों की फोटोज थी। उसके साथ एक ब्लू नोटबुक थी जो फुल ऑफ टेलीमार्क्स थी। उसने रिकॉर्ड्स रखे हुए थे हर बच्चे के।
साथ में ही कुछ मैप्स मिले जिसमें उसने कुछ जगह पे रेड कलर के एक्स मार्क्स लगाए हुए थे। वो मार्क्स थे जहाँ पे उसने वो बॉडीज दफनाई हुई थी। इंटेरोगेशन के दौरान गैराविटो ने इन सब क्राइम्स के लिए अपने चाइल्डहुड एब्यूज़ को ब्लेम किया, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो उसका माइंडसेट था, जो जब ये क्राइम उसने किए, वो किसी भी एक एब्यूज्ड चाइल्ड के नहीं थे, एब्यूज ट्रॉमा की वजह से नहीं थे, वो एक साइकोपैथ की निशानी थी। उसने कई बार ये कहा कि जब भी वो ड्रंक होता, एक सुपर बीइंग उसे कंट्रोल करता था और उसका खुद पे कोई कंट्रोल नहीं रहता। उसके इंटरव्यू में एक चीज़ क्लियर थी, ये आदमी अपने क्राइम्स की डिटेल्स डिस्क्राइब करते वक्त बहुत ही डिस्टर्बिंगली काम था। कभी कभी वो बीच बीच में स्माइल भी करता। तो जब वो कोर्ट में ले जाया गया क्राइम्स के लिए, तो उसको टोटल 1853 साल की सेंटेंस मिली। क्योंकि कोलंबिया में कोई भी डेथ सेंटेंस का लॉ नहीं है, तो उसको हमेशा जेल में रहने वाली सेंटेंस ही मिल सकती थी। तो कोलंबिया की हिस्ट्री में ये दी गई अब तक की सबसे लंबी सेंटेंस थी, जो कि 1853 ईयर्स थी। लेकिन इसमें भी एक लूप होल था। कोलंबियन लॉ के हिसाब से किसी को भी 40 साल से ज़्यादा की सेंटेंस नहीं दी जा सकती थी। और उसके ऊपर से उसने जो पुलिस की बॉडीज़ ढूंढने में हेल्प की, उस वजह से कोर्ट ने उसकी 1853 साल की सज़ा कम करके 22 साल कर दी। कैन यू इमेजिन दिस? एक इंसान जिसने 200 से ज़्यादा बच्चों को इतना टॉर्चर करके उतार दिया, अपनी बॉडीज को ढूंढने में हेल्प करना जा रहा है, और उसकी जो टोटल 1853 साल की सज़ा उसको घटाकर 22 साल कर दिया गया। लेकिन जब ये न्यूज़ बाहर आई तो पूरा कोलंबिया गुस्से में था। वहाँ के लोगों ने जमकर प्रोटेस्ट किए और गैराविटो के लिए डेथ पेनल्टी की मांग की। और कोलंबिया में डेथ पेनल्टी का लॉ नहीं था, जिस वजह से उसे डेथ पेनल्टी नहीं दी जा सकती थी, तो उसे वही 22 साल की सज़ा दी गई। 2021 में गैराविटो की अर्ली रिलीज की बात आई तो जज ने उसे रिजेक्ट कर दिया, इसलिए कि उसने विक्टिम्स की फैमिली को कॉम्पनसेशन नहीं दिया। तो उसका फाइन था एक तरह से। 12 अक्टूबर 2023 को एक न्यूज़ आई कि लुइस एल्फ्रेडो गैराविटो की हॉस्पिटल में डेथ हो गई, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया, उसको एक आंख की बीमारी थी और उसी इस कैंसर की वजह से उसकी एट द एज ऑफ 66 डेथ हो गई। इसे सुन के कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें फाइनली जस्टिस मिल गया, लेकिन बहुत से पेरेंट्स के लिए यह अभी भी काफ़ी नहीं था और वो कर भी कह सकते थे। लेकिन इस केस की वजह से कोलंबियन लॉ में एक चेंज आया, जिसमें सेंटेंसिंग जो 40 साल की थी उसे बढ़ाकर 60 साल कर दिया गया। बट मुझसे पर्सनली पूछा जाए तो बहुत से लोग जिन्होंने अपने बच्चे इस टाइम में खोए हैं, उनके लिए अभी कोई बड़ा बदलाव नहीं है। ऐसे क्राइम्स के लिए तो सिर्फ डेथ पेनल्टी ही एक सज़ा होनी चाहिए, या उससे भी बुरी। आपका इस बारे में क्या कहना है, आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक किलर की कहानी नहीं थी, ये कहानी उन बच्चों की भी थी जिनके लिए इस सोसाइटी में अभी भी कोई शील्ड नहीं बनाई। अभी भी दुनिया के हर कोने में बहुत से ऐसे वनरेबल किड्स हैं जो किसी गैराविटो का शिकार बन सकते हैं। अगर हम सिर्फ यह कहानी सुनकर बैठ गए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए, तो हम सब भी इसमें कहीं ना कहीं गिल्टी हैं। अपने आसपास देखिए, अगर आप किसी एनजीओ या शेल्टर को सपोर्ट कर सकते हैं वो कीजिए। थोड़ी सी अवेयरनेस इन सब चीज़ों के बारे में फैला सकते हैं वो कीजिए। अपना छोटा सा योगदान दीजिए ताकि जो हॉरर ने आज सुना है वो आगे कभी रिपीट ना हो। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कहानी। हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और दिल दहलाने वाली रियल लाइफ स्टोरी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, बाय बाय।